जय जिनेंद्र दर्शकों, एक बार पुनः आप सभी का अभिनंदन करते हैं आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है जैन वास्तु रहस्य। और हमारे और आपके बीच में जो मौजूद हैं, जो लगातार आपके जीवन में खुशियां ला रहे हैं, जो न सिर्फ फ़ोन के माध्यम से बल्कि जो आप व्हाट्सएप के थ्रू अपने प्रश्न भेजते हैं उसके माध्यम से आपके प्रश्नों के हल दे रहे हैं, और साथ ही साथ जो आप मेल करते हैं उसके माध्यम से भी आपके प्रश्नों के उत्तर आपको बहुत ही आसानी के साथ मिल रहे हैं। क्योंकि डॉक्टर साहब का एकमात्र उद्देश्य यही है कि कोई भी समस्या इंसान के जीवन से बड़ी नहीं होती है। अगर इंसान का जीवन सलामत रखना है तो उसके अपनी जो जीवन में समस्याएं आ रही हैं उसे लड़ने के लिए उसके पास वो रामबाण इलाज होना चाहिए जिससे वो समस्या उसके जीवन में कोई भी उसको नुकसान ना पहुंचा सके। तो चलिए बिना विलंब के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और डॉक्टर साहब का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। डॉक्टर साहब जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। स्वागत करते हैं आपका एक बार पुनः हमारे इस खास कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब लगातार फीडबैक प्रश्नों के साथ साथ जब कोई इंसान फीडबैक भी देता है और वो ये बताता है कि आपने उसके जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही है, क्योंकि हम सभी जानते हैं अगर ज़िंदगी नहीं तो कुछ भी नहीं, तो जो भी चीज़ें आ रही हैं वो उनकी प्रॉब्लम्स आप चुटकियों में सॉल्व कर दे रहे हैं, तो उसके लिए आपको थैंक्स भी बोलते हैं, प्रोग्राम के माध्यम से भी बोलते हैं, तो ये अपने आप में बहुत ही अच्छी बात होती है। तो आपको कैसा अनुभव होता है जब लोग आपके प्रति इस प्रकार की प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं? देखिए, खुशी तो स्वाभाविक है। जी। जब किसी को सफलता प्राप्त होती है जी। तो निश्चित मुझे जो खुशी शायद उसे ना होती होगी वो मुझे होती है। मुझे लगता है कि मेरा यह अभियान सफल हो गया, क्योंकि मेरा एक ही मोटो है, यदि मैं जीवन में किसी के लिए खुशियां दे सकता हूं तो निश्चित रूप से मैं उसे देने के लिए निरंतर 24 घंटे तैयार हूं। बिल्कुल। तो लगातार कॉलर्स हमसे जुड़ रहे हैं देश के कोने कोने से, यहाँ तक कि गाँव से लोग हमसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं पहली कॉलर कौन है और कहाँ से बात कर रही हैं। मेरा नाम बबीता, मैं एमपी से बोल रही हूँ। जी, प्रश्न कीजिए। मेरे यहाँ बहुत पहले आने कोई सर्प को मरवाया था, तो वो मतलब मेरे ससुर के ऊपर आने लगे थे वो। बोले मैं देखता हूँ, मेरा ऐसा ऐसा था, मैं तुम्हारे घर का सियाना हूँ, तो मैं तुम लोग को धन देने आया था तो मरवा दिया। इस कारण बहुत सी परेशानी घर में आ गई थी। हालांकि मेरे ससुर एक्सपायर हो गए हैं, मेरे पति है, तो उनके ऊपर आने लगी है परेशानी। तो मतलब वो अभी तो यही बोल रहे कि मतलब हम देने आए थे, आप लोग ने मरवा दिया, तब आप लोग निकालो करते हैं, और इस कारण मतलब हमारा धन मतलब दुकान व्यापार सब ठप करवा दिया उनने। जी जी जी। तो बहुत जीवन में इस तरीके की भी प्रॉब्लम्स बहुत ही हताशाजनक होती है। निश्चित रूप से इन्हीं भूमि को कहते हैं शापित भूमि। कुछ भूमियां जो ऐसी होती हैं जिन पर श्राप दे दी जाती है। देखिए, पंच इंद्रिय जीव की हत्या की गई है, और जब हत्या की जाती है तो उससे बड़ा अपराध कुछ नहीं होता, और उसके लिए इन्हें प्रायश्चित जब तक नहीं लेंगे तब तक कदापि कोई परिणाम प्राप्त बबीता जी को या उनके परिवार को प्राप्त नहीं हो सकते। चाहे भले ससुर चले गए, उनके बेटे हैं, बेटे के बेटे आते जाएंगे, लेकिन जब तक किसी भी लाइन को साफ नहीं किया जाएगा तब तक वह लाइन कहाँ से साफ होगी। उस आपके ससुर ने, ठीक है, धन देने आए या धन लेने आए, कोई भी सर्प को मारना निहायत गलत है। देखिए, किसी भी योनि में होगा और वो धन के कारण सर्प योनि में गए और आपने उन्हें मार डाला तो ये अपराध किया। इसके प्रायश्चित स्वरूप आप कम से कम 31 शांति विधान करें, किसी महाराज से जाकर के प्रायश्चित लें, तब कहीं आपके सारे कर्मों का क्षय होगा, तब कहीं शांति होगी। अन्यथा आप दुनिया में भटकते रहिएगा, कुछ भी टोना टोटके करते रहिएगा, इससे कुछ भी होने वाला कदापि नहीं है। ऐसे यह पहला केस नहीं, अनेक केस हैं जो धन के चक्कर में सर्प को मार देते हैं या कुछ भी करते हैं, लेकिन वह मार तो देते हैं लेकिन उनका जीवन बिल्कुल सत्यानाश हो जाता है। ऐसा कई पीढ़ियाँ, 5-5 पीढ़ियाँ ऐसे कष्टों को भोगती रहती हैं। इसलिए आपने यह गलत किया, सर्प योनि से उसे मारा, फिर कोई गलत योनि उसे प्राप्त हुई होगी और वह बेंतर बन करके सता रहा है और सताता रहेगा। बेंतरों की आयु जो होती है हजारों वर्ष होती है, और हजारों वर्ष तक आपकी दर पीढ़ी दर
को नुकसान पहुंचाता रहेगा। इसलिए आप प्रायश्चित अंतःकरण से करें, किसी साधु से प्रायश्चित लें, शांति विधान करें, शांतिक पौष्टिक क्रियाएं करें, तभी आप इस दोष का निवारण कर सकते हैं। कोई तोड़ फोड़ से नहीं कर सकते हैं। जी बिल्कुल बबीता जी, तो जो भी यहाँ पर आपको डॉक्टर साहब ने बताया शायद आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जिस तरीके से आपने बताया, ये पीढ़ी दर चलती रहती है, दर पीढ़ी चलती ही रहती है। देखिए ये जो मरवाया था, जो अपन लोगों ने किसी दूसरे ने मारा था, मारा दूसरे ने था, लेकिन अनुमोदना तो आपने की थी। श्रीपाल जी ने के साथ जितने लोग थे, उनको कुष्ठ रोग हुआ था, उनने किसी को लिए कुछ बोला नहीं था, लेकिन अनुमोदना की थी। इसलिए आपके सामने जब सर्प मारा जा रहा था, आपने क्या किसी को रोका? नहीं रोका। जी बिल्कुल बबीता जी, आप जो भी यहाँ पर डॉक्टर जी ने बताया है वो आप प्लीज़ कीजिए। और देखिए, और कुछ भी आपको लगता है तो आप बाद में भी संपर्क कर सकते हैं, और पर्सनली मिलकर भी इन चीज़ों का उपाय आप करवा सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अगले कॉलर हमारे साथ डॉक्टर राजीव चौधरी जी जुड़े हैं। जी डॉक्टर साहब, आप बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं वास्तु के संबंध में ये जानना चाहता हूँ जी कि मेरा मकान जो है नॉर्थ ईस्ट दिशा में है, जी तो ऐसे में भूमि स्वामी का शयन कक्ष किस दिशा में होना चाहिए? डॉक्टर साहब, आपका भवन यानी कि प्रवेश द्वार नॉर्थ ईस्ट में है, यानी कि दिग्मूढ़ दोष है आपके घर में। दिग्मूढ़ मतलब दिशाएं विदिशा में है और विदिशाएं दिशा में है। इससे ये सिद्ध होता है कि आपको अपने भूखंड के नैऋत्य कोण यानी कि जो अपोजिट होगा प्रवेश द्वार, यानी कि आपके नॉर्थ ईस्ट के जस्ट अपोजिट होगा साउथ वेस्ट, वहां पर शयन करना चाहिए। यदि वहां पर शयन ना कर सकें तो पश्चिम दिशा में शयन करना चाहिए, जो कि आपके लिए प्रॉफिट, लाभ और प्राप्तियों की दिशा होती है, पश्चिम दिशा में या साउथ वेस्ट दिशा में। लेकिन एक बात याद रखें, जिस भूमि पर, भूखंड पर यदि दिग्मूढ़ दोष होता है, उसमें समय समय पर परिवर्तन काफ़ी होते हैं। इसलिए चारों कॉर्नर को स्टेबल करने के लिए चारों कॉर्नर पर आप एक मरकरी के स्वास्तिक और एक एक नंदावर्त चारों कॉर्नर पर अवश्य स्थापित कर दें, जमीन में गाड़ दें, मात्र 1-1 इंच के, जिससे कि वह भूमि, वह भूखंड स्टेबल हो जाएगा। डॉक्टर साहब, अगली कॉलर विदिशा से कांता जैन जी जुड़ी है हमारे साथ। ये हमारा घर जो है ईशान कोण है, मुख्य द्वार उसका जी, तो हम लोग चाहते हैं कि आप ये बताएं कि रसोई घर कहाँ होना चाहिए, और उसमें मतलब गैस का चूल्हा कहाँ होना चाहिए। किसी भी भूखंड में यदि ईशान मुखी होता है मुख्य दरवाजा, तब ऐसी स्थिति में प्रथम जो प्रायोरिटी है वह आग्नेय कोण पर ही रसोई घर निर्मित होना चाहिए। यदि आग्नेय कोण पर निर्मित ना हो सके, तब ऐसी स्थिति में ऐसे भूखंड में पश्चिम दिशा में भी बनाया जा सकता है रसोई घर। लेकिन रसोई बनाते समय या भोजन बनाते समय मुख हमेशा पूर्वी या ईशान मुख ही होना चाहिए। दक्षिण दिशा में मुख करके कदापि भोजन नहीं बनाना चाहिए। और प्लेटफॉर्म का ऐसी स्थिति में विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि आग्नेय कोण पर बनाते हैं तो हरे रंग का या पीले रंग का पत्थर लगाएं, और यदि पश्चिम दिशा में बनाते हैं तब ऐसी स्थिति में सिर्फ पीले रंग का ही पत्थर का उपयोग करना चाहिए। और उससे अग्नि तत्व एक ऐसा तत्व है जिसका संतुलन बिगड़ जाता है जरा सा ही, तो ऐसी स्थिति में सारे संकट खड़े हो जाते हैं। जिस तरह से कोई भी भोज्य पदार्थ के लिए यदि अग्नि कम दे दी जाए तो कच्चा रहेगा, लेकिन यदि अग्नि ज़्यादा दे दी जाए तो जल जाएगा, जो कि ग्रास भी आपके गले के अंदर नहीं उतलेगा। ठीक इसी तरह से घर में अग्नि तत्व को संतुलित रखना परम आवश्यक है। इसलिए हमारे आचार्यों ने सबसे ज़्यादा महत्व दिया है वास्तु में अग्नि तत्व के लिए, यानी कि रसोई घर के लिए। डॉक्टर साहब, अगली कॉलर पूना से सुजाता शाह जी जुड़ी है हमारे साथ। जी सुजाता जी, बताइए क्या पूछना चाहती हैं? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वास्तु शास्त्र के हिसाब से जी ईशान्य कोने में टॉयलेट होने से वास्तु में कोई दोष आता है क्या? सुजाता जी, ईशान कोण वह स्थान है जहां पर हमारे वास्तु पुरुष का हृदय होता है। अब आप बताइए, जब हृदय पर जरा सा भी कोई ब्लॉकेट्स आ जाए
तो फिर कितना महंगा ऑपरेशन होता है। ठीक इसी तरह से यदि ईशान कोण पर भूमि के यदि कोई गंदगी कचरा रख दिया जाए तो निश्चित रूप से पूरे घर की एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए लैट्रिन बनाना कदापि उचित नहीं है ईशान कोण पर, क्योंकि सबसे ज्यादा जीवनदायिनी किरणें सर्वप्रथम आपके घर में ईशान पर ही गिरती हैं, और ईशान पर जैसे ही वह गिरेंगी और वैसे ही गिर करके वह गंदी होकर के पूरे के पूरे घर को गंदा कर देंगी, निगेटिव कर देंगी। इसलिए मानसिक, शारीरिक, आर्थिक तीनों तरह से तकलीफें पैदा हो जाती हैं। इसलिए किसी भी घर में, किसी भी भूखंड में और किसी भी फैक्ट्री या व्यापार के स्थल पर ईशान कोण पर लैट्रिन बनाना कदापि उचित नहीं है। डॉक्टर साहब, अगले कॉलर हमारे साथ कुमार जी अयोध्या से जुड़े हैं। जी कुमार जी, बताइए क्या पूछना है आपको। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं कुमार बोल रहा हूँ अयोध्या से। सर, एक बहुत बड़ी परेशानी से गुजर रहा हूँ मैं इस समय। क्या परेशानी बताइएगा। डॉक्टर साहब, हमारी बीबी है, उसको देख के पता नहीं क्यों हमको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और जब होता है मैं उसको मार देता हूँ। इस वजह से बाद में मुझे पछतावा भी बहुत होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वो कोई भी काम करती है तो मुझे उसका कोई भी काम अच्छा नहीं लगता। आप ये प्लान करते हैं अंदर ही, आपको उन्हें देख के ऐसा होता है? नहीं, कोई प्लान नहीं रहता है। जैसे वो मेरे सामने आए कि मुझे एकदम गुस्से जैसे हो जाता हूँ मैं, उसे ऐसा लगता है कि इसको तुरंत मारो, और मारने के बाद मुझे पछतावा भी होता है। लेकिन पता नहीं कौन सी ऐसी शक्ति है जिसकी वजह से मेरे साथ ही घटना घट रही है। बहुत ज्यादा परेशान हूँ। एक बार तो पुलिस में भी केस हो गया था, मेरे ससुराल वालों ने कर दिया था। ओ भाई अयोध्या वासी, एक तो तुम गलत कर रहे हो, ऊपर से सीना भी तान रहे हो। पहली बात, अपनी पत्नी को हाथ उठाना कदापि उचित नहीं है। दूसरा, हो सकता है कि आप दोनों के तत्व विपरीत हो, क्योंकि वो जो कुछ भी करती है तुम्हें बुरा लगता। हो सकता है तुम्हारे हित के लिए ही काम करती हो वो, फिर भी वो उसका कारण सीधा सीधा है कि आपकी तत्वगत मित्रता नहीं है। और इस तत्वगत मित्रता के लिए आप अपने शयन कक्ष में एक क्वार्ट्ज का क्रिस्टल रख लीजिएगा आपके सिराने के आसपास, तो तत्वगत मित्रता प्रारंभ हो जाएगी। दूसरा, तत्वगत मित्रता के लिए आप अपने शयन कक्ष में 5 तत्वों के संतुलन कर लिए और 5 रंग के कपड़ों का एक बंधन बार बांध लीजिएगा, तब तत्वगत मित्रता हो जाएगी। तीसरा, एक और उपाय बताता हूं। 5 रंग के कपड़े आप अपने गद्दे के नीचे पीली सरसों सहित उसके नीचे रख लेंगे और उसके ऊपर गद्दा बिछाएंगे, तब भी तत्वगत मित्रता हो जाएगी। कुछ लोगों की शादी तो हो जाती है लेकिन तत्वगत मित्रता नहीं होती, जिसके कारण वह झगड़ते रहते हैं। दूसरा कारण कि क्यों जब आप कहीं बाहर भी जाते हैं घर छोड़ के, तब भी ऐसा ही लगता है आपको अयोध्या वासी? नहीं सर, बाहर रहते जब वो मेरे सामने आती है तभी मुझे गुस्सा आता है। दूर रहते हैं तो हमको उसकी बहुत चिंता रहती है कि क्या कर रही होगी, खाना खाई होगी कि नहीं खाई होगी, बहुत ज्यादा चिंता रहती है सर। लेकिन जब पता नहीं क्या हो जाता है। नहीं, बाहर जाते से मतलब जब आप दोनों जन बाहर जाते हैं तब भी आपको ऐसा ही बर्ताव आप करते हैं उसके साथ? नहीं सर, इतना ज्यादा मुझे उससे गुस्सा आती है, इसलिए मैं जल्दी से उसे कहीं लेके बाहर नहीं जाता, और जाता बाहर ही नहीं गया आज तक आप उसे लेकर के। चलिए, यानी कि मैं इससे इस निष्कर्ष पर पहुंचता कि हो सकता है कि आपकी भूमि में कोई दोष हो, उस वजह से भी क्रोध की उत्पत्ति होने लग जाती है। क्योंकि आपको बाहर का अनुभव नहीं है। यदि बाहर आपके अच्छे व्यवहार होते तो भूमि का दोष होता, और यदि हर जगह एक सा बर्ताव आ रहा है, यानी कि आपको आपकी उससे राशिगत मित्रता नहीं है, दुश्मनी है, इसलिए आपको ऐसा हो रहा है। आप यह उपचार करेंगे और आज से संकल्प लें कि आप अपनी पत्नी के ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे, बल्कि जैसे ही गुस्सा आए तत्काल ही आप एक गिलास पानी पी लेंगे। ठीक है? मैं सर जानबूझ के नहीं करता सर, मैं पता नहीं क्या। देखिए, जानबूझ के तो कोई अपनी पत्नी को नहीं मारता, लेकिन उसको ठोकर तो लगती है, तकलीफ तो होती है। भले आपने जानबूझ के नहीं मारा हो, लेकिन उसे जो तकलीफ होती है उसका तो वही कष्ट भोगती है ना।
जी सर जी। तो आज के बाद आप संकल्प लेते हैं, आप इतनी अच्छी जगह है जहां भगवान आदिनाथ ने जन्म लिया था, उस जन्म स्थली से बोल रहे हैं और आप अपनी पत्नी को ही आप हाथ उठा रहे हैं। आज संकल्प लीजिएगा कि आज के बाद पत्नी पर हाथ नहीं उठाएंगे। मैं अपना स्वर देख रहा हूं, आप इस स्वर में संकल्प लेंगे तो आपका संकल्प जीवन भर चलेगा। आप आज ही तत्काल संकल्प लें। जी डॉक्टर साहब, प्रयास करेंगे। प्रयास नहीं करेंगे, संकल्पित हो जाइए कि आज के बाद मैं अपनी पत्नी के ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा। सर कोई ऐसा उपाय बता दीजिए, जैसे कोई ताबीज वगैरह देते हैं या... ताबीज कुछ नहीं होती। आपके अंदर आपकी पत्नी अर्धांगिनी है, आपका आधा शरीर है। क्या आप अपने शरीर को ठोकर मार सकते हैं? नहीं सर, वो नहीं, हम खुद ही नहीं चाहते। तो आप अपने क्रोध पर कंट्रोल कीजिएगा। आप जैसे ही घर में प्रवेश करें, जो नासिका छिद्र चल रही हो, जो स्वर चल रहा हो, उस स्वर में ही प्रवेश करें तो कभी भी वह आपको क्रोध नहीं आएगा। और जहां पत्नी खड़ी हो, जो स्वर चल रहा हो, उसको उस तरफ रख के बात करेंगे तो उसके ऊपर क्रोध नहीं आएगा। बंधुओं, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर और जानते हैं आज का वास्तु टिप क्या लेके आए हैं डॉक्टर साहब हमारे लिए। आज का विशेष वास्तु टिप्स यह है कि आप अपने घर के उत्तर दिशा में नीले रंग की बोतल में एक मनी प्लांट अवश्य लगाइएगा और देखिएगा कि आपकी विकास, आपकी तरक्की, धन का लाभ किस तरह से होता है। जी बिल्कुल। तो इसी फायदेमंद टिप के साथ आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। कल पुनः होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से, आपका कीमती समय हमें देने के लिए, क्योंकि हमें भी पता है कि कार्यक्रम के दौरान ही आपके पास इतने सारे फ़ोन्स आते हैं कि आप बहुत अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे दर्शकों के लिए आते हैं। थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।